हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आईएफएस लाइफ साइंस के यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, सीएसआर में जेआरएफ एग्जाम क्वालिफाई करना छोटी बात नहीं है। तो ये पेशेंस, सही डायरेक्शन में की हुई मेहनत, कंसिस्टेंसी और पेशेंस, उसके साथ साथ हार्ड वर्क का खेल है। तो ऐसे ही आज एक पर्सनैलिटी हमसे मिलने आए हैं। उन्होंने इस सीएसआर एग्जाम के लिए बहुत मेहनत की, बहुत हार्ड वर्क किया है एंड उन्होंने इस सीएसआर एग्जाम को ऑल इंडिया रैंक 154 जेआरएफ से क्वालिफाई किया। तो चलिए मिलते हैं मलिहा से और जानते हैं उनके सफलता का राज। तो मलिहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सेशन में। वेलकम। थैंक यू सो मच सर। हमारे सभी स्टूडेंट और पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से मलिहा, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन इस बिग अचीवमेंट के लिए। थैंक यू सो मच सर, इट्स माय प्रिविलेज टॉकिंग यू सर। तो हम सब बहुत खुश हैं। तो मलिहा खान ये यूपी से, रामपुर से, और मलिहा ने अपनी एमएससी जूलॉजी में कंप्लीट की और उनके बाद में एमएससी के बाद में ही मलिहा ने सीएसआर के लिए प्रिपरेशन किया। तो दोस्तों, आज हम मलिहा की सिर्फ सक्सेस की स्टोरी नहीं जानेंगे, तो उसके पीछे उनके सफलता का राज, उन्होंने किस तरह से मेहनत की, किस तरह से प्रिपरेशन की, क्या क्या स्ट्रेटेजीज यूज की, ये सब जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी जून के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, आप भी जेआरएफ होना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो से आपको वो स्ट्रेटेजीज और वो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपको पता चलेगी जिससे आप भी अपनी जेआरएफ को क्वालिफाई कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर। तो मलिया, सबसे पहले मेरा ये क्वेश्चन है कि सीएसआर नेट जेआरएफ ही क्यों, इसी एग्जाम को क्वालिफाई करने का आपने कब सोचा? सर सीएसआईआर नेट जेआरएफ मेरा एक अब था। और सर सबसे ज्यादा बड़ी बात, सब बायोलॉजी फील्ड के बच्चों के पास एक सपना होता है कि वो डॉक्टर बने। ये सपना था, मैंने नीट भी दिया था, इसलिए नहीं हो पाया क्वालिफाई तब। सिर्फ मतलब सर रह गया था बीएससी एमएससी, उसके बाद सोचा कि पीएचडी करेंगे। और सर पीएचडी में सीएसआईआर नेट जेआरएफ ही एक ऐसा एग्जाम है जिसको मतलब हम क्वालिफाई करते हैं, हमें फेलोशिप भी मिलती है। मलिहा, जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की, तब पहले 2-3 महीने आपका डेली शेड्यूल क्या था प्रिपरेशन का, किस तरह से प्रिपेयर किया? सर स्टार्टिंग में तो जब प्रिपरेशन स्टार्ट की एकदम बहुत अच्छा जोश रहता है कि हमें बहुत अच्छे से करना है, लेकिन जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हम मतलब इतना अच्छे से टाइम टेबल को भी फॉलो नहीं कर पाते, इतना कंसिस्टेंट भी नहीं रह पाते हैं। तो सर स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे जोश के साथ स्टार्टिंग हुई थी, उसके बाद से अप्स एंड डाउन थे। सर जब एग्जाम आया करीब मेरा इस बार भी, तो मैंने लेकिन इस बार भी 3 मंथ पहले से बहुत अच्छे से अपना प्लान बना लिया। और सर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स नोट डाउन कर लिए थे मैंने, जिसको ही मैंने फॉलो करते हुए अपनी अच्छे से प्रिपरेशन। और मलिहा, जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो पीवाईक्यू की प्रैक्टिस, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे की? प्रिपरेशन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हम लोग के एग्जाम क्वालिफिकेशन में, क्योंकि सर जब हम लोग थियोरेटिकल जब चीज़ों को पढ़ते हैं वो हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन जब सर उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आता है तब हम वहाँ पे एक तो इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, हमें पीवाईक्यू ही सबसे ज़्यादा हेल्प कर रहे होते हैं उस चीज़ में। सर मैंने यूट्यूब से और काफ़ी बुक्स भी थी जिनसे मैंने पीवाईक्यू प्रैक्टिस करी, और पीवाईक्यूज ने बहुत हेल्प किया मुझे एग्जाम क्वालिफाई करने में। मलिहा, आईएफएस के जैसे इमोशन बैच के लेक्चर्स आपने अटेंड किए, लेक्चर्स टेस्ट दिए, टीपीपी सॉल्व किए, एज वेल एज जेआरएफ एक्सपीरियंस एग्जाम मैपिंग के भी सेशन आपने अटेंड किए। तो इसमें आपके एग्जाम्स के रिजल्ट लाने में कैसे मदद? सर बहुत ज़्यादा हेल्प की। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि आपका ही बैच चल रहा था इस वक़्त इमोशन बैच में। आपने सेल्फ सिग्नलिंग पढ़ा रखी थी, तो मैंने आपसे ही सेल्फ सिग्नलिंग पूरी कंप्लीट करी। मेरी सेल्फ सिग्नलिंग मेरे बेसिक्स क्लियर नहीं थे बिल्कुल, तो आपके ही थ्रू मैंने पढ़ा था। फिर सर एग्ज़ाम मैपिंग में हम लोग ने मतलब सारे ही टॉपिक जिसमें हमने फुल सिलेबस का रिवीजन किया, और उसके बाद जेआरएफ एक्सप्रेस आपने कराई, एग्जाम मैपिंग में बहुत अच्छे टॉपिक्स आपने कराए, तो सर उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई, बहुत ज़्यादा अच्छे से रिवीजन कर पाई थी मैं। और जो मैं अपना भी अपना टाइम टेबल बनाकर भी चल रही थी, और जो सर आप लोग टॉपिक्स लेकर चल रहे थे वो सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे एग्जाम में देखने के लिए मिले उस वहाँ से, तो मेरी उससे बहुत हेल्प हो गई। सेकेंडली सर मैंने यूट्यूब का आपका जो मेंबरशिप ले रखा था, उससे मैंने उसको लेने के बाद भी मैंने थोड़े बहुत
कंप्लीट करे अपने सिलेबस को। मलिहा, जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है डिसिप्लिन, कंसिस्टेंट। तो आपने स्टडी में डिसिप्लिन कैसे मेंटेन किया? सर हाँ जी सर, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सर। एक्चुअली मेरा जो है वो कॉलेज भी है, मैं पीएचडी में एनरोल्ड हूँ, तो सर उसके साथ साथ ही मैं अपना पढ़ाई को कंटिन्यू कर पा रही थी। तो सर मुझे डेली का मुझे 4-5 घंटा शाम में देना हो रहा था कि मैं मुझे अपना रिवीजन भी करना है और अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है, और जो मैंने आज के लिए शेड्यूल कर रखा है टॉपिक, उसको मुझे एट ऑल कॉस्ट रात तक कंप्लीट कर कर ही सुबह उठना है। तो सर एक टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन बहुत करता है आपके प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में। और मलिया, जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत बार नेगेटिविटी आती है और थिंकिंग होती है, कभी कभी फेलियर्स की वजह से भी हमें नेगेटिविटी आती है, डर लगता है, स्ट्रेस आता है। तो उस टाइम पे आपने खुद को मोटिवेट कैसे रखा? सर आपको सबसे बड़ी चीज बताऊं, मेरा लास्ट ईयर दिसंबर 2024 में एलएस क्वालिफाई हो गया था। तो वो क्वालिफाई हुआ तो मेरे अंदर काफी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में मतलब लाइफ में अपना जेआरएफ क्वालिफाई। लेकिन पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, कुछ स्ट्रेस को भी मैं मैनेज नहीं कर पाई और कुछ ऐसी चीजें हुई कि जिसकी वजह से मेरा उसमें मेरा नहीं हो पाया। इनफैक्ट सर मेरा उस वक्त अच्छे मार्क्स नहीं आए। लेकिन जब मेरा जून वाला एग्जाम हो गया उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब मुझे बिल्कुल अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, और जब मैं पॉजिटिव रहूंगी सब कुछ अच्छा होगा। तो सर ऑप्टिमिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी पढ़ाई में। आपको सर ऑप्टिमिस्टिक ही रहना है, आपको गलत सोच से दूर रहना है, आपको सोचना है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तो आपका इंशाल्लाह हो जाता है। मलिया, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिजल्ट में। एग्जाम से पहले कुछ 1-2 महीने रिवीजन के लिए आपने क्या स्ट्रेटेजी यूज की? सर रिवीजन में सर मैं ऐसा कर रही थी कि मैंने जब अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिए उसके बाद सर मैं नोट डाउन कर लेती थी कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है। सर इस हिसाब से मैं उन टॉपिक्स को उठाती थी और मैं एक टाइम टेबल अपना बना लिया, उसमें नोट कर लिया कि मुझे आज ही 4-5 टॉपिक रिवाइज करना है अच्छे से। तो फिर मैं उनको रिवाइज करती थी, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी और मैं देखती थी सर कि मतलब इससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन आ रखे हैं। और सर सबसे बड़ी बात रिवीजन में ये है कि अगर हम लोग रिवाइज नहीं करते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ याद ही नहीं है। तो एग्जाम से पहले रिवीजन हम जरूर ही करना होता है। जहाँ से सर मैंने नए टॉपिक छोड़ दिए, फिर मैंने जितना भी मेरा हो गया था फिर मैंने उसे ही रिवाइज करना शुरू करा, ताकि मैं अपना जो मेरा जितना पोर्शन कम्प्लीटेड है उसको स्ट्रॉन्ग कर लूँ और अच्छे से कर पाऊँ। मलिया, एग्जाम से पहले क्या आपको डर लगा था? और एग्जाम में आपने पहला कौन सा पार्ट सॉल्व किया? डर तो ऑब्वियस है, बहुत ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन मेरे बड़ों की मेरी फैमिली की दुआएं मेरे साथ थी और सबने बोला कि अल्लाह मालिक दे के आओ एग्जाम, इंशाल्लाह होगा जब मेहनत की है तो। और सर जब मैंने एग्जाम में गई मैंने सी सेक्शन ऑफ किया था क्योंकि वो काफी लेंथी भी होता है और फिर सर ज्यादा मार्क्स भी उसी में है। तो सर मैंने सबसे पहले उसके क्वेश्चन सेलेक्ट किए कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चन करना है, और उसके बाद मैंने सी सेक्शन किया, देन बी सेक्शन एंड देन आई हैव ऑप्टेड फॉर ए सेक्शन। मलिया, एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट टाइम मैनेजमेंट होता है, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस होता है, और उसके साथ साथ स्ट्रेस को मैनेज करना एंड नेगेटिव मार्किंग को कम रखना या रोकना। तो आपने इसकी प्रैक्टिस कैसे की? सर मैंने क्वेश्चन जब प्रैक्टिस किया था तब मैंने अपना एक पहले भी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही थी, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रही थी, तो अपना एक टाइम मैनेज कर लिया था कि मुझे इतने इतने टाइम में 50-50 मिनट मैंने रखा था कि अप्रॉक्सिमेटली 50-50 मिनट में मुझे करना होगा, 10-10 मिनट में हर घंटे में से बचा रही होंगी। तो सर सी सेक्शन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। सॉरी सर, मैं ए सेक्शन में सिर्फ 18 टू 20 मिनट्स का टाइम देने का सोचा था, ज़्यादातर मैं अपना सोचा था कि सी सेक्शन पे ही फोकस करूंगी। तो सर उसमें फिर अच्छे से कर पाए हम लोग। तभी क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका, तभी आप अच्छे से कर पाओगे अगर आपने टाइम मैनेज कर पाए। और सर नेगेटिव थॉट्स को बिल्कुल हटा देना, और सर तुक्का नहीं मारना बिल्कुल भी। मैंने सोचा कि मैं इस बार बिल्कुल भी कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगी जहाँ मेरा नेगेटिव हो जाए, क्योंकि सर नेगेटिव में फिर काफ़ी मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो सर फिर वैसे ही किया। और मनिया, जब हम प्रिपरेशन करते तो प्रिपरेशन करते समय मॉक टेस्ट देते, तो क्या आपने एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट दिए थे? और मॉक टेस्ट से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा था? जी सर, मैंने एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट दिए थे
एसीएस के प्लेटफॉर्म पे मैं मॉक टेस्ट दे रही थी और काफी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। तो मलिया, सच में आपसे बात करके ऐसा लगता है कि अगर आप सही डायरेक्शन में मेहनत करें और आईएफएस जैसा रिसोर्स हो, आईएफएस का साथ हो, तो सीएसआर में जेआरएफ होना थोड़ा मुश्किल तो जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो आपके ये जो स्ट्रेटेजीज है, ये हमारे सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। इसके लिए हमारे सभी स्टूडेंट एंड पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से आपको थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू आप सो मच सर। आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन इतना अच्छा रिजल्ट आने के लिए। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर। सर आपसे पढ़ा और अब आपको इंटरव्यू दे रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम भी बहुत खुश है मलिया कि आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया। तो मलिया, अब आगे क्या फ्यूचर में गोल क्या है, क्या करना है? सर अपनी पीएचडी कंप्लीट करना है पहले तो मुझे, और उसके बाद सर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है और तो प्रोफेसर। विश यू ऑल द बेस्ट मलिया, आपके फ्यूचर गोल्स के लिए। थैंक एंड यू सो सभी मच सर। स्टूडेंट, आपको ये सेशन कैसे लगा आप जरूर बताइएगा। और आपके कोई क्वेरी होंगे, डाउट होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप पोस्ट कीजिए। एंड जो भी नए स्टूडेंट हैं, आप सब लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एज वेल एज हमारे चैनल के ऊपर ऐसे बहुत सारे इंटरव्यूज है जो सभी सक्सेसफुल स्टूडेंट थे, उनके स्ट्रेटेजीज बताइए, तो आप जरूर देखिए। उससे आपको अपने प्रिपरेशन में बहुत हेल्प होगी और आपके भी जेआरएफ हो जाएगी। तो थैंक यू ऑल, थैंक यू मलिया। थैंक यू सो मच सर।